बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 13th लेक्चर है जी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और अगेन न्यूरल नेटवर्क्स कैन बी यूज्ड for classification as well as regression problems. However, we are going to learn artificial neural networks, the working or behavior of artificial neural networks for classification problems. और आज का जो लेक्चर है इसमें हम जस्ट एक ब्रीफली देखेंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते क्या हैं, बेसिकली इनकी इंस्पिरेशन क्या है और किस तरह से उस इंस्पिरेशन को हम मैप करते हैं और एक आर्टिफिशियली उसे मिमिक करके सिमुलेट करके हम एक टेक्निक बनाते हैं जिसके ज़रिए हम लर्निंग कर सकते हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है ये कुछ लेक्चर्स तक चलेगा क्योंकि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, इसलिए हम इसे थोड़ा डिटेल में लेकिन थोड़ा स्लोली इन चीज़ों को हम देखेंगे जी। Okay, here you can see the lecture headlines, what we are going to study or talk about in today's lecture. पहले हम देखेंगे what is the inspiration behind artificial neural networks. थोड़ा सा हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स की दो किस्मों को डिफ़ाइन करेंगे कि लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स और नॉन लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट द पावर ऑफ सिंगल न्यूरॉन के एक सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क जो है बेसिकली वो कितना पावरफुल है या उसके ज़रिए हम क्या काम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जी जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ओके, हियर यू कैन सी द इंस्पिरेशन बिहाइंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है इसके पीछे जो इंस्पिरेशन है वो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है जी। Below you can see the structure of a single neuron, a biological neuron, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर इस तरह के बिलियंस ऑफ सेल्स आप कह लें कि होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक नेटवर्क बनाते हैं, फिर उसको हम बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक सिंपलेस्ट फॉर्म या एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन का, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का एक है, ये एक सर्कुलर एक कह लें कि डॉट है, ये बेसिकली न्यूक्लियस है और उसके अलावा इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं लाइक डेंड्राइट्स, एक्सन। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है कि किस तरह का एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है। इनमें डेंड्राइट्स क्या काम कर रहे हैं थोड़ा सा इस पे हम बात करेंगे इन अपकमिंग स्लाइड्स। और अगर इस तरह के कई न्यूरॉन्स जो हैं उनको हम इकट्ठा एक दूसरे के साथ देखें कि वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, तो वो आप ये राइट साइड पर देख सकते हैं कि देयर आर 3 न्यूरॉन्स कनेक्टेड विद ईच अदर और ए, बी एंड सी, और आपस में और इस तरह से कई न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो कर के एक नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं जी। जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहे होते हैं, अगर इस पार्ट को हम देखें, ठीक, जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं उसको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया गया है। तो इस कनेक्शन को हम कह रहे हैं साइनेप्स। साइनेप्स बेसिकली उस केमिकल कनेक्शन को हम कह रहे हैं जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान जहाँ पे कनेक्शन होता है वहाँ पे उस प्लेस को हम कह रहे हैं कि वो साइनेप्स है जी, या उस केमिकल प्रोसेस को। तो ये एक स्ट्रक्चर है बायोलॉजिकल न्यूरॉन का या एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का। तो अब हम देखेंगे आगे अपकमिंग स्लाइड्स पे थोड़ा सा इन चीज़ों का रोल, और साथ हम देखेंगे कि हम आर्टिफिशियली इसको कैसे मिमिक कर सकते हैं। तो मकसद क्या है एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का, वो हम सबको इल्म है कि जो काम हमारा ब्रेन करता है कि हम चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, हम उन चीज़ों पर डिसीजंस लेते हैं, या हमारी इंटेलिजेंस जो है जो चीज़ हमें इंटेलिजेंट बनाती है वो बेसिकली
बैक एंड पे हम ये एक न्यूरल नेटवर्क ही है हमारे ब्रेन के अंदर जो ये इंफॉर्मेशन को लेता है, उसे प्रोसेस करता है, उसे लर्न करता है और आउटपुट्स जनरेट करता है और फिर बॉडी को कमांड करता है मुतल्लिका हिस्सों को कि उस पर वो एक्शन लें। तो बहरहाल यही कह लें कि मेन हमारी इंटेलिजेंस का जो सोर्स है फिज़िकली अगर हम देखें तो ये बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क जो है जो हमारे ब्रेन के अंदर काम कर रहा है वही हम ओके। हेयर आर अ फ्यू पॉइंट्स जिनको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि द ब्रेन में बी थॉट ऑफ एज ए कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर। हमारा जो दिमाग है ये एक बड़ा ज़बरदस्त बड़ा एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर है जिसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि हमारे अंदर एक एबिलिटी है कि हम पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं, हम परसीव करते हैं। उसके बाद मोटर कंट्रोल यानी हमारी जो बॉडी है उसके हर पार्ट को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है और जो भी एक्शन हमने लेना होता है वहाँ उसका डिसीजन जो है वो ब्रेन जनरेट करता है। तो और वो इतना ज़्यादा क्विकली कर रहा होता है ये सारी चीज़ें, वो सारी प्रोसेसिंग कि किसी भी कंप्यूटर से हम कह सकते हैं कि वो कई गुना ज़्यादा फास्ट है और नैनो सेकंड्स में या बहुत कम टाइम के अंदर वो बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजंस जो है हमारा ब्रेन ले रहा होता है। तो ब्रेन हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स साइमल्टेनियसली यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जैसे मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है। तो डिफरेंट पार्ट्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं तो ब्रेन हमारे ब्रेन के अंदर ये भी एबिलिटी है कि वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रॉब्लम्स पर भी काम कर सकता है। द एबिलिटी टू लर्न, जो हम सीखते हैं, हम याद रखते हैं, फिर जनरलाइज करना चीज़ों को। हमने फ़र्ज़ करें कि कोई एक आस्पेक्ट या दो आस्पेक्ट देखे किसी चीज़ के, लेकिन हमारे अंदर ये क्वालिटी है कि हम उसके फर्दर आस्पेक्ट्स खुद वहाँ से जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटेलिजेंस का एट्रीब्यूट है। द ब्रेन इज़ फॉल्ट टॉलरेंट इन टू एस्पेक्ट्स कि एक क्या है कि इट इज़ एबल टू रिकग्नाइज मैनी इनपुट सिग्नल्स दैट आर समवट डिफरेंट फ्रॉम एनी सिग्नल वी हैव सीन बिफोर। यानी जैसे हम बात करते थे कि हम ट्रेनिंग डेटा लेते हैं और ट्रेनिंग डेटा के ऊपर हमें मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो टेस्ट डेटा हमें रिसीव हो जिस पर बाद में डिसीजन लेना हो तो वो टेस्ट डेटा भी उन्हीं आस्पेक्ट्स पर मुश्तमिल हो, वो उनसे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो ब्रेन के अंदर ये बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है कि वो जनरलाइज कर सकता है चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक पर्सन के की 10 तस्वीरें आप देखते हैं और फिर उसके बाद कोई 11th तस्वीर जो है वो आप उसकी बिल्कुल ऐसे एंगल से देखते हैं जो कि आपने पहले जो 10 तस्वीरें देखी थी वो उनसे डिफरेंट एंगल है, डिफरेंट इन्वायरमेंट है, इवन उसकी एज का एक डिफरेंट हिस्सा है। तो अब भी आप उसको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि ये फ़लाँ बंदा है, जबकि वो 11th तस्वीर आपने नहीं देखी हुई होती। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है इस बात की कि हमारा जो ब्रेन है वो फॉल्ट टॉलरेंट इन दिस सेंस है कि वो बहुत अच्छे तरीके से जनरलाइज कर सकता है चीज़ों को। इट इज़ आल्सो एबल टू टॉलरेट डैमेज टू दी न्यूरल सिस्टम इटसेल्फ के अगर कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो जो सेल्स हैं ब्रेन में वो डैमेज भी हो जाएं, जो कि होते रहते हैं, या वो डाई यानी मर जाएं, तो फिर भी हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर लर्निंग का प्रोसेस जारी रहता है, उन न्यूरॉन्स की जगह पे और न्यूरॉन्स काम करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे ब्रेन को फॉल्ट टॉलरेंट बनाते हैं। इसी तरह से कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देखते हैं कि ओके विद दीज करेक्टरिस्टिक्स प्रॉम्प्टेड रिसर्च। अच्छा, एक तो ये जो वजूहात हैं या जो ब्रेन बेसिकली इसका जो रोल है, यही वजह है कि इसको सोचा गया, देखा गया कि क्यों ना इसको हम मैप करने की कोशिश करें, सिमुलेट करने की कोशिश करें इस कॉन्सेप्ट को आर्टिफिशियली, और कोई ऐसे एल्गोरिदम्स या टेक्निक्स बनाने की कोशिश करें को जिनकी मदद से फिर हम वो वाला काम जो ब्रेन कर रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो काम हम आर्टिफिशियली कंप्यूटर से करवा सकें। तो बेसिकली दिस वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन।
तो इज़ इट पॉसिबल टू ट्रूली मॉडल द ह्यूमन ब्रेन? तो फिर एक क्वेश्चन रेज होगा कि क्या ये मुमकिन है कि हम इंसान के दिमाग को एग्जैक्टली एंड परफेक्टली मैप कर सकें या मॉडल कर सकें उसे? तो नॉट एट दी प्रेजेंट, द आंसर इज़ नॉट एट दी प्रेजेंट। करंटली ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह की चीज़ जो है वो हमने बना ली हो। अलबत्ता current success in neural modeling are for small artificial neural networks aimed at solving a specific task. हमने specific tasks को perform करने के लिए neural networks construct करना सीख लिया है। जो हम कर सकते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वो काम करते हैं। यानी वैसे हमारा जो इंसानी ब्रेन है वो तो सब कुछ कर सकता है, जो भी अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी हुई है, लेकिन जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो स्पेसिफिक टास्क्स के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। फ़र्ज़ करें कोई ऑब्जेक्ट रिकग्निशन के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, कोई आप कह लें कि इमेजेस के ऊपर काम करने के लिए सपोज़ डिज़ाइन किया जा रहा है, या कोई स्पीच पे काम करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, तो वो स्पेसिफिक टास्क्स के ऊपर डिज़ाइंड होंगे। The basic building blocks of biological neural systems are nerve cells referred to as neurons. ठीक है जी, जो बेसिक इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो नर्व सेल्स हैं या वो न्यूरॉन्स हैं, जो बेसिकली एक बायोलॉजिकल न्यूरल सिस्टम को बनाते हैं, और इनकी तादाद तकरीबन 100 बिलियन के करीब हमारे दिमाग में एक हेल्दी ब्रेन के अंदर होती है। The neurons are arranged in approximately 1000 modules। एक सोर्स के मुताबिक तकरीबन 1000 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होता है एक ब्रेन, और हर एक के अंदर आगे फिर 500 अराउंड न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ कॉम्प्लेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेन इज़, और फिर उसको मैप करना भी कितना कॉम्प्लेक्स होगा, तभी जाके ये पॉसिबल होता है कि हम वो सारे डिसीजंस ले सकते हैं। So this is a little thing, these are a few things about biological neural network. Now let's talk about the working of biological neuron. The main body of the cell collects the incoming signals from the other neurons through its dendrites. अच्छा जी, dendrites जो हैं ये basically कह लें कि इस एरिया को हम कह रहे हैं जो अलाउ करता है एक न्यूरॉन को कि वो रिसीव कर सके सिग्नल्स दूसरे न्यूरॉन से। द इनकमिंग सिग्नल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग सम्ड इनटू द सेल बॉडी। तो चूँकि एक न्यूरॉन सिर्फ एक ही न्यूरॉन से कनेक्टेड नहीं होता, वो काफ़ी सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, तो फिर वो अपने डेंड्राइट्स के ज़रिए बहुत सारे न्यूरॉन से इनपुट लेता है। तो जब वो बहुत सारे न्यूरॉन्स से इनपुट लेगा तो फिर उस इनपुट्स को उसने किसी एक जगह पे सम करना होगा, एक्यूमुलेट करना होगा। तो उसके लिए वो क्या करता है कि उन सारी इनपुट्स को सम करता है एक वेटेड सम की शक्ल में, उस पर हम देखेंगे, बात करेंगे। और अगर जो रिज़ल्ट है, यानी इफ़ द रिज़ल्ट ऑफ द समेशन, वो जो सारे न्यूरॉन्स जिनके साथ वो कनेक्टेड था उनसे जब वो इनपुट रिसीव करेगा और उसको सम करके एक कलेक्टिव इनपुट प्रिपेयर कर लेगा, तो अगर वो एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा बन जाएगी वो वैल्यू, तो वो न्यूरॉन जो है वो ट्रिगर करेगा। तब वो न्यूरॉन जो है वो आउटपुट जनरेट करेगा, ताकि उस आउटपुट को फिर उन न्यूरॉन्स के पास भेज सके जो न्यूरॉन्स उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये बेसिकली अप्रोच है कि एक न्यूरॉन अपने डेंड्राइट्स यानी अपने इनपुट यूनिट्स के ज़रिए मल्टीपल न्यूरॉन्स से इनपुट रिसीव करते हैं, करता है, उसको सम करके एक एक्यूमुलेटेड फॉर्म में लेके आता है उसे, और फिर उस जो भी वो वैल्यू बनेगी उसके पास, स्ट्रेंथ बनेगी सिग्नल की या वट एवर, वो उसको एक थ्रेशोल्ड से कंपेयर करेगा, और अगर उस थ्रेशोल्ड से वो ज़्यादा है तो वो ट्रिगर करेगा और अपनी आउटपुट अगले न्यूरॉन्स को पास करेगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि किस तरह से न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं। तो जो सिग्नल है देन दैट सिग्नल पासिस थ्रू दी एक्सॉन, यानी उस न्यूरॉन के एक्सॉन के ज़रिए से पास होके फिर फ्रॉम यानी उसमें से वो पास होता है फ्रॉम वेयर द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स पिक इट अप,
और ताकि वो फिर अगले न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं उन पर पहुंच सके और वो फिर उस आउटपुट को पिक कर सकें। तो देर आर अराउंड 1000 to 10,000 डेंड्राइट्स इन ईच न्यूरॉन। ठीक है जी, कुछ मिलीमीटर लॉन्ग होंगे वो। देर इज़ ओनली वन एक्सॉन सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कुछ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। द कनेक्शन बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सन इज इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इट इज़ कॉल्ड साइनेप्स। कि ये वो कनेक्शन है जिसको हाईलाइट करके दिखाया गया है, जिसे हम साइनेप्स कह रहे हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल कनेक्शन बनता है जब जहाँ पे दो न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, एक की आउटपुट और दूसरे की वो इनपुट बन रही होती है। तो ये वो बेसिकली इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर किया गया है कि किस तरह का वो कनेक्शन होता है। द साइनेप्सेस मॉडिफाई, यानी या तो उसे इन्हांस करते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं, द सिग्नल वाइल पासिंग इट ऑन टू डेंड्राइट्स। के जो साइनेप्स है, जो जहाँ पे ये कनेक्शन बन रहा है वहाँ पे सिग्नल के ऊपर कुछ काम होगा जिससे सिग्नल इन्हांस यानी बूस्ट भी हो सकता है और सिग्नल प्रिवेंट भी हो सकता है, अलबत्ता डिपेंड करता है। और फिर वो आगे पास किया जाएगा अगले न्यूरॉन को या उसके डेंड्राइट्स पर। तो ये बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल है एक बायोलॉजिकल न्यू द ह्यूमन लर्निंग इज स्टोर्ड इन दीज साइनेप्सेस। वो जो हम कह रहे हैं कि हम लर्न कर लेते हैं चीज़ों को, वो इन साइनेप्सेस के अंदर स्टोर होता है। और इन साइनेप्सेस के अंदर स्टोर होता है एक कनेक्शंस की, यानी कुछ हमारे पास कह लें कि द कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स जो भी दूसरों के साथ बन रहे होते हैं, वहाँ पे कह लें कुछ वैल्यूज़, कुछ इलेक्ट्रो केमिकल फॉर्म में कुछ हमारा जो कनेक्शन स्ट्रेंथ्स हैं वो वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं या वहाँ पे वो बन जाती हैं। If stimulus at the dendrite causes the neuron to fire, then connection between that dendrite and axon is strengthened। कि अगर न्यूरॉन फायर करे, जैसे मैंने कहा कि सारी इनपुट्स आती हैं वो सम हो जाती हैं और फिर वहाँ पे फैसला लिया जाता है कि अगर वो एक थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं तो न्यूरॉन फायर करेगा, और अगर न्यूरॉन फायर करता है तो वो जो कनेक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर वो न्यूरॉन फायर नहीं करता और काफ़ी देर तक नहीं करता रहता तो वो कनेक्शन वीक होता चला जाता है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ही ख़त्म भी हो सकता है। तो ये बेसिकली एक कह लें कि किस तरह से ये कनेक्शन बनता है, और दो न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन जो है वो ये भी बताता है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो इट मीन्स के यूजुअली जो उस पहले न्यूरॉन की आउटपुट है वो दूसरा न्यूरॉन यूजुअली यूज़ करता है, उसके लिए वो आउटपुट जाती है उस तक। लेकिन अगर कुछ न्यूरॉन्स तक कुछ आउटपुट्स वो नहीं ट्रिगर हो पा रहा उनके लिए वो, तो इट मीन्स कि वो कनेक्शन वीक होता चला जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का जी। अब हम बात कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन किस तरह का होगा और फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किस तरह का होगा। तो मैंने यहाँ पे दो तस्वीरें यहाँ पे लगा दी हैं, दो पिक्चर्स लगा दी हैं। एक में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है और दूसरे में बायोलॉजिकल न्यूरॉन को समझाने की कोशिश की गई है। इसमें अगर आप देखें कि ये इसकी एक जो सेल है ये उसकी बॉडी है, और ये जो एरोज़ हैं ये वाले, ये दूसरे न्यूरॉन से आने वाली इनपुट्स हैं। कि यहाँ से एक न्यूरॉन की इनपुट आ रही है किसी एक न्यूरॉन N1 की, यहाँ से किसी दूसरे न्यूरॉन N2 की इनपुट आ रही है, और यानी आउटपुट आ रही है जो इनपुट बन रही है इस न्यूरॉन की। और फिर वो जो इनपुट्स हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि जो न्यूरॉन 1 से जो इनपुट आ रही है वो है X1, और सपोज़ न्यूरॉन 2 से जो इनपुट आ रही है उसको मैं सपोज़ कह रहा हूँ X2। और उसके साथ ये जो W1 है या ये जो W2 का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली वो कनेक्शन वेट्स हैं जो इस बात को यहाँ पे बताएंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग
कनेक्शन है इस न्यूरॉन का उस आने वाले न्यूरॉन से जिसके साथ ये कनेक्टेड है। तो W1 जो है ये दिस इज़ एक्चुअली द वेट ऑफ द कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड वन एंड दिस करंट न्यूरॉन and W2 is the weight of the connection between neuron and 2 and this current neuron. तो अगर ये वेट ज़्यादा होगा तो इनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और अगर ये वेट कम होगा तो इनका कनेक्शन वीक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वेट ज़ीरो हो जाता है तो ज़ीरो का मतलब फिर यही है कि इस न्यूरॉन के से आने वाली कोई भी आउटपुट जो है वो ये वाला न्यूरॉन रिसीव नहीं करेगा और यानी कोई कनेक्शन इनका जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। अलबत्ता ज़ीरो से थोड़ा अवे है, जितना अवे है उतना वो या जितना बड़ी वैल्यू है या जितनी अवे वैल्यू है, चाहे वो नेगेटिव साइड पर है पॉजिटिव साइड पर है, तो वो हम कहेंगे कि कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग है। बाकी ये क्या है x0, तो इसे आप समझ लें कि फ़िलहाल ऐसे हम कहते हैं कि ये भी एक न्यूरॉन है जिसको आप N0 कह लें। मैं थोड़ा सा बाद में जाके इसकी हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। ये कोई N0 न्यूरॉन है और इससे x0 आ रहा है और W0 बेसिकली वो वेट है जो कि कनेक्शन वेट है बिटवीन N0 एंड दिस करंट न्यूरॉन। और इसी तरह से हर आने वाली इनपुट के साथ जो आपका कनेक्शन वेट है वो ज़रब खाता है और ज़रब खा के या तो वो उस इनपुट को बूस्ट कर देता है, इन्हांस कर देता है, या वो उस इनपुट को थोड़ा सा ख़त्म भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि आगे वेट क्या है। फ़र्ज़ करें इनपुट 5 है और उसके आगे जो वेट है उसकी वैल्यू जो है वो 1 है, तो फिर 5 एज इट इज़ आगे पास हो जाएगा। अगर वेट की वैल्यू 0.5 है तो फिर 5 को 0.5 से ज़रब देने से वो 2.5 यानी आधी रह जाएगी वो वैल्यू या स्ट्रेंथ। अगर वेट जो है वो 0.1 है यानी तो फिर 10% रह जाएगी उसकी स्ट्रेंथ। 5 को जब 0.1 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 0.5। इसी तरह से अगर वेट 0 है तो फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो वेट्स हैं ये एक्चुअली डिसाइड करेंगे कि उस आने वाली इनपुट को किस तरह से सेल बॉडी तक पहुंचाना है, उसको इन्हांस करके पहुंचाना है, इनहिबिट करके उसको आगे पहुंचाना है जी। तो सेल फिर क्या करता है? सेल वही काम कर रहा है जैसे मैंने बताया था कि आने वाली इनपुट्स को सम कर लेता है, क्यूमुलेट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है अपने पास। तो सम करने के लिए ये एक इनपुट उसे यहाँ से आ रही है वेटेड इनपुट। वेटेड मैं इसलिए अब कह रहा हूँ क्योंकि उसने कनेक्शन वेट से ज़रब खा के फिर जो जवाब आया वो इसके पास आ रहा है। दूसरी यहाँ से आ रही है तीसरी यहाँ से आ रही है, तो ये तीनों को जमा कर देगा। तो ये जो समेशन लगी हुई है वेयर आई क्या बता रहा है आपको कि टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस या इनपुट्स या न्यूरॉन्स जहाँ से इनपुट्स आ रही हैं, तो 3 है यहाँ पे। तो सबके लिए सबसे आने वाली इनपुट्स को ये यहाँ पे जमा कर लेगा, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे एक अजाफी कुछ वैल्यू ऐड करेगा, इसे हम बायस कहते हैं। तो ये बायस बेसिकली अभी क्या है इसे फ़िलहाल छोड़ देते हैं, इसका क्या काम होता है ये हम देखेंगे बाद में। लेकिन ये फ़ाइनल हमारे पास ये जो जवाब आ जाएगा सारे आने वाली इनपुट से जनरेट होके, इसको एक थ्रेशोल्ड फंक्शन में हम, जैसे मैंने कहा था कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन भी ये काम करता है, ये जो भी ये जवाब आया है इस जवाब को एक फंक्शन में पास कर देगा। कौन से फंक्शन में? एफ फंक्शन में। तो ये जो एफ फंक्शन है ये वो थ्रेशोल्ड फंक्शन है या ये वो एक्टिवेशन फंक्शन है जो ये डिसाइड करेगा कि अब आगे न्यूरॉन को ट्रिगर करवाना है या कि नहीं करवाना, डिपेंड करता है इस पर। और अगर ट्रिगर करवाना है तो क्या आउटपुट आगे भेजनी है। तो ये एफ फंक्शन एक तरह का नहीं है, हमारे पास लोगों ने बायोलॉजिकल जो कनेक्शन या बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में जो ये फंक्शन है इसको कई तरीक़ों से कोशिश की है सिमुलेट करने की या मॉडल करने की। तो इसके कई आगे तरीके हैं, स्टेप फंक्शन है, सिग्मॉइड फंक्शन जो हमने पढ़ा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हाइपरटेन फंक्शन है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो यहाँ पे वो काम करेंगे और फिर जो आउटपुट बनेगी ये आगे समझ लें कि किसी और न्यूरॉन के लिए इनपुट बन रही होगी। फ़र्ज़ करें ये वो न्यूरॉन है तो ये फिर उसको इस तरह से
बतौर इनपुट जारी होगी और इसका कोई नाम होगा। तो यूँ आप कह सकते हैं जी कि ये है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरॉन के ऊपर एक मैपिंग किस तरह से हो रही है एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन की। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा जी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से दो न्यूरॉन्स कनेक्टेड हैं। तो ये जो ये वाला जो पहला पोर्शन है यहाँ से लेके ये तो वही है जो हमने पिछली स्लाइड पर देखा है। अब इसकी जो आउटपुट है वो क्या है, वो बन रही है x0, जो कि अब क्या होगी, इनपुट होगी इस न्यूरॉन के लिए, और इस न्यूरॉन के लिए ये वेट से ज़रब खाएगा और सारा कुछ वही होगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कि वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ। ओके, हाउ अ न्यूरॉन वर्क्स, मैं इसे थोड़ा सा पिछली स्लाइड्स पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से देख लेते हैं। पहली बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपका जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी समझ लें वो ये है, ये आपका न्यूरॉन है इस तरह से, और इस न्यूरॉन को आ रही हैं एक इनपुट x1, एक आ रही है x2। कहाँ से आ रही है, किसी और न्यूरॉन से भी आ सकती है, और अगर ये पहला न्यूरॉन है तो फिर इनपुट यूनिट से भी आ सकती है। इनपुट यूनिट क्या होता है, हमारे अगर ब्रेन या बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क की बात की जाए तो हमारे कान हमारे इनपुट यूनिट है, हमारी आँखें इनपुट यूनिट है, ठीक है जी। हमारा हमारी जो नोज़ है वो एक इनपुट यूनिट है, जिसके ज़रिए हम स्मेल करते हैं। हमारी जो जो माउथ है ये भी इनपुट यूनिट है, इससे हम टेस्ट की इनपुट आती है। बॉडी जो हम फील करते हैं छू के किसी चीज़ को, वो भी, ये भी इनपुट यूनिट है, ये रिसेप्टर्स। तो बहरहाल एक ज़ाहिरी बात है कि अगर ये इनपुट्स हैं तो ये फिर हमारे ब्रेन में जाती होंगी, और अगर ब्रेन में जाती होंगी तो कोई ना कोई न्यूरॉन्स तो ऐसे होंगे जो डायरेक्टली इनके साथ कनेक्टेड होंगे, जो सबसे पहले इन इनपुट्स को रिसीव करते होंगे। उसके बाद फिर आगे न्यूरॉन्स होते होंगे जो उन न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होंगे, और आगे वो फिर काम एक नेटवर्क की शक्ल बन जाता होगा। तो यहाँ पे जो समझ लें कि ये x1 और x2 है, ये ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट इनपुट यूनिट से आ रही हूँ। अगर ऐसा है तो फिर दिस इज़ द फर्स्ट न्यूरॉन, और अगर ऐसा है कि ये किसी और न्यूरॉन से कनेक्टेड है तो फिर ये ज़ाहिरी बात है कि उन न्यूरॉन से आ रहे होंगे। तो चूंकि हम अभी चीज़ों को बिल्कुल शुरुआती लेवल पर देख रहे हैं तो मैं अज्यूम करूँगा कि नहीं, एक ही न्यूरॉन है, हम न्यूरल नेटवर्क नहीं अभी बना रहे, हम सिर्फ एक न्यूरॉन को देख रहे हैं। तो अगर एक ही न्यूरॉन है तो फिर इसका मतलब कि x1 और x2 कहाँ से आ रहा है, ये इनपुट यूनिट से आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि जी ओके, हमारे जो बायोलॉजिकल है न्यूरल नेटवर्क उसके लिए तो ये यूनिट्स हैं इनपुट्स, तो हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए इनपुट यूनिट्स क्या हो सकते हैं। तो आपने जो डेटा सेट बनाया हुआ है, सपोज x1 उसमें एक फ़ीचर है और x2 एक दूसरा फ़ीचर है फ़र्ज़ करें, और यहाँ पे साथ एक आउटपुट है y। तो ये जो x1 है ये सपोज़ पहला फ़ीचर है कोई भी, लाइक हाउस प्राइस, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ तो सपोज़ हमने कोई एग्ज़ाम्पल की थी इसकी, कौन सी एग्ज़ाम्पल हमने इसकी की है, चलिए कोई भी एग्ज़ाम्पल है, लेट्स से कि हमने ये देखना है कि ये आपके सेशन मार्क्स हैं और ये आपके मिड टर्म के मार्क्स हैं, और प्रिडिक्ट करना है कि फ़ाइनल के बाद जो मार्क्स आएंगे वो मिलाकर बंदा फेल होगा कि पास होगा। तो ये ट्रेनिंग डेटा में पहले स्टूडेंट के सेशन मार्क्स थे सपोज़ 13 और मिड टर्म में मार्क्स थे 10, दूसरे में इसके थे जी 2 और ये थे 20 सपोज़, ठीक है, और इसके थे 15 और यहाँ से इसका एक नंबर था। तो लेट से ये फ़ेल हो गया बाद में, ये ट्रेनिंग डेटा है, और ये कह देते हैं पास हो गया था बाद में क्योंकि फ़ाइनल अच्छा हो गया इसका, ये भी अज्यूम कर लेते हैं पास हो गया। तो ये एक डेटा सेट है जी। तो अब आप जब पहले स्टूडेंट का डेटा फीड करेंगे, ठीक है, तो फिर x1 क्या होगा, x1 होगा यहाँ पे 13,
और x2 क्या होगा यहाँ पे 10, ठीक है ना जी। तो ये थोड़ा सा मैं इसे करेक्ट कर दूं, कहीं इसको देखकर कंफ्यूजन ना हो। तो ये अब इनपुट बन जाएगी। जब आप दूसरे स्टूडेंट का डेटा फीड करेंगे तो फिर x1 2 होगा और x2 20 होगा। तो हमारे लिए अब इनपुट यूनिट का रोल कौन प्ले कर रहा है, हमारा डेटा सेट। अब अगला क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि जी ये क्या चीज़ है, ये ऊपर वाला। तो अगर इसकी बात करें तो आपको याद होगा जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ी थी तो हमने एक इजाफी फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाया था सिमेट्री लेके आने के लिए, ठीक है। और उसको हमने क्या नाम दिया था वहाँ पे, x0, ठीक है जी। तो ये असल में वो x0 है और इसको हमने उस वक़्त क्या रखा था, 1 1 1 इन ऑल केसेस। लेकिन मैं अब यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, -1 रख रहा हूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम देखेंगे। आप इसे 1 भी कर सकते हैं, आप इसे यहाँ पे काट के 1 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये लर्न कर लेगा उस हिसाब से। और अगर आप इसे जो है ये x0 है, अगर आप इसे -1 रखना चाहते हैं तो फिर आप अपने डेटा सेट में सब जगह पे -1 कर दें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब तो ये हो गया कि इनपुट आ कहाँ से रही है। तो और फिर आगे ये W0 क्या है, W1 क्या है, W2 क्या है, ये हैं जी वेट्स। वेट्स जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि दो न्यूरॉन्स, जब भी एक न्यूरॉन जुड़ता है किसी के साथ तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल कनेक्शन बनता है और उस पे कुछ कनेक्शन स्ट्रेंथ्स होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड है वो न्यूरॉन उस दूसरे न्यूरॉन से या इनपुट यूनिट से, या कितना वीकली कनेक्टेड है। तो बेसिकली वेट डिसाइड करेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है या कितना वीक कनेक्शन है। तो वो ये वेट्स वही हैं। तो यहाँ पे ये W0 W1 और W2 वो वेट्स हैं। अब अगला क्वेश्चन ये उठेगा कि W0 W1 W2 आएंगे कहाँ से। तो ये वहाँ से ही आएंगे जहाँ से लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह में हमने पढ़ा था थीटाज आते थे। दरअसल आप समझ लें कि ये θ0 θ1 θ2 ही हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ इनका नाम चेंज कर दिया है, हमने इनको W0 W1 और W2 कह दिया, अलबत्ता ये वही वेट्स हैं। अब यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं, फिर हम देखेंगे रिजेम्बलेंस भी है इसमें और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो यहाँ पे अगर हम देखें समेशन का फंक्शन आगे कॉल हो जाएगा। अब इसको क्या पास होगा, इसको पास होगा x0 इंटू W0, यानी ये बनेगा x0, या यूँ कह लें W0 इंटू x0 मैं कह देता हूँ। दूसरा क्या बनेगा W1 इंटू x1। तीसरा क्या बनेगा W2 इंटू x2। तो ये बनेंगी जी फाइनल फॉर्म्स। और समेशन क्या करेगा, इन सब को जमा कर देगा। तो मैं अगर समेशन की बात करूं तो समेशन मेरे पास यहाँ पे फिर क्या आएगी, समेशन मेरे पास आ जाएगी W0 x0 प्लस W1 x1 प्लस W2 एंड x2। ये आपके पास समेशन आ गई। फिर आप इस समेशन को क्या करेंगे, वो जो फंक्शन था जिसे हम कहते थे कि एक्टिवेशन फंक्शन, पिछली स्लाइड पे मैंने उसके बारे में बताया कि एक्टिवेशन फंक्शन अब डिसाइड करेगा कि क्या इसे ट्रिगर करना है कि नहीं। तो वो इस समेशन को लेगा और फिर उस समेशन के ऊपर काम करेगा। अब यहाँ पे ये एक्टिवेशन फंक्शन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि एक स्टेप फंक्शन होता है, ठीक है जी, हार्ड लिमिट फंक्शन भी उसे कहते हैं। तो स्टेप फंक्शन क्या हो सकता है, मैं एक बनाता हूँ यहाँ पे। वो ये हो सकता है जी कि अगर तो जो समेशन है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आउटपुट जो जनरेट होगी इस पर्टिकुलर न्यूरॉन की वो 1 होगी। एल्स अदरवाइज़ ज़ाहिर बात है फिर लेस देन 0 है समेशन, तो आउटपुट क्या होगी 1। तो आउटपुट होगी 0। 1 होने का मतलब है न्यूरॉन ट्रिगर कर गया और 0 होने का मतलब है न्यूरॉन ने ट्रिगर नहीं किया। इस फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, इस फंक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ स्टेप फंक्शन। स्टेप भी कह सकते हैं और इसे आप हार्ड लिमिट फंक्शन भी कहते हैं।
और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये जो f है ये भी हो सकता है कि 1/1 प्लस ई पावर माइनस, और ये जो सिग्मा है, सिग्मा को मैं यहाँ पे ले लूँ। तो अब आप याद करें कि ये कौन सा फंक्शन है जी, ये फंक्शन है सिग्मॉइड, जो आपने कहाँ यूज़ किया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। आप इसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला ही फंक्शन है ये, आप इसे लॉजिस्टिक फंक्शन भी कह सकते हैं, इसका नाम लॉजिस्टिक भी है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसकी बात नहीं करने जा रहे, अभी हम स्टेप फंक्शन पर पहले बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट सिग्मॉइड फंक्शन। तो ये है जी बड़ा सिंपल सा। अब आप देखें फ़र्क क्या है बिटवीन लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड सिंगल न्यूरॉन। तो ये तो बड़ा सिंपल सा वही काम है, लेकिन खैर अभी फ़िलहाल वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर दिस टू। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि एक न्यूरॉन कैसे काम कर रहा है। तो न्यूरॉन ऐसे काम कर रहा है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। अब थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं कि नीचे क्या बात की हुई है कि अ न्यूरॉन फर्स्ट कंप्यूट दी वेटेड सम ऑफ इट्स इनपुट्स, जो मैंने बताया ये वाला हमने जो कंप्यूट किया था ऊपर ये। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो x1 है दैट इज़ 3, अच्छा 3 है, चलें फिर मैं इसको काट के 3 कर देता हूँ, एंड x2 इज़ 2, और इसको मैं काट के 2 कर देता हूँ। देन दी वेटेड सम क्या बनेगा कि 3 जो है वो W1 से ज़रब खाएगा और 2 जो है वो W2 से ज़रब खाएगा, और ये मैं -1 एज्यूम कर लेता हूँ वापस, ठीक है। तो -1 जो है वो W0 से ज़रब खाएगा, यहाँ पे आना चाहिए था एक ज़ीरो छोटा सा, ये। तो ये मेरे पास समेशन बन गई। अब अगर अब मैं ये वेट कहाँ से ले रहा हूँ, मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ समझाने के लिए, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए एज्यूम कर रहा हूँ कि जी अगर मैं एज्यूम करूँ कि मेरे पास W0 की वैल्यू 2 है, W1 की वैल्यू 1 है, W2 की वैल्यू 1.5 है, और जब मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास समेशन या जवाब क्या आएगा, नेट एक्टिवेशन क्या आएगी इस न्यूरॉन की, इसे नेट एक्टिवेशन भी कहते हैं 4। देन द वेटेड सम आल्सो कॉल्ड एक्टिवेशन और नेट एक्टिवेशन इज पास्ड टू द एक्टिवेशन फंक्शन। और एक्टिवेशन फंक्शन को जब आप पास करेंगे, देयर आर मैनी एक्टिवेशन फंक्शन सच एज स्टेप फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शन, हाइपरटेन फंक्शन वगैरह। सपोज इन अबव न्यूरल नेटवर्क वी आर गोइंग टू यूज स्टेप फंक्शन। तो उसके मुताबिक अगर ये जो समेशन है स्टेप फंक्शन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो हम कहते हैं हमारा न्यूरॉन आउटपुट जनरेट करेगा 1। वो क्या इंडिकेट करेगा, वो ये इंडिकेट करेगा कि ये जो सैंपल है ये क्लास 1 को बिलोंग करता है। यहाँ पे क्लास पास का मतलब है 1 क्लास सपोज हमारे डेटा सेट में, और क्लास फेल का मतलब है 0 क्लास। ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम ले रहे हैं ना हम। तो 1 को बिलोंग करेगा, फिर हमारी प्रेडिक्शन आएगी 1। और एल्स हमारे पास अगर आउटपुट जो है इस एक्टिवेशन फंक्शन में पास करने के बाद आती है 0, देन इट इंडिकेट्स दैट द गिवन सैंपल बिलोंग्स टू क्लास 0। तो ये एक सिंपल सा न्यूरॉन है। अब मैं समझता हूँ कि यू आर इन पोजीशन कि मैं आपको अगर ये कोई डेटा सेट दूँ और आपसे कहूँ कि जी वेट अपने पास से ज्यूम कर लें और मुझे बताएं कि यानी लाइक दिस मे बी एन एक्टिविटी क्लास पार्टिसिपेशन एक्टिविटी। तो मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा सा डेटा सेट दूँ और मैं आपसे कहूँ कि उसमें x1 ये है, x2 ये है, उनके फीचर्स की वैल्यूज़ बता दूँ, 4-5 सैम्पल ले लूँ और उनकी एक्चुअल क्लास बता दूँ ट्रेनिंग के अंदर जैसे मैंने यहाँ बताई हुई है। और लेकिन आपको कहूँ कि अच्छा वेट्स जो है ना वो आप एज्यूम कर लें, कुछ वेट्स मैं बता दूँ या आपसे कहूँ कि खुद एज्यूम करें, और फिर आपसे कहूँ कि इन वेट्स की बुनियाद पर आप मुझे बताएं कि वो न्यूरॉन जो है जब क्लासीफाई करेगा तो किस किस क्लास को, और वो स्टेप फंक्शन को बतौर एक्टिवेशन फंक्शन अगर यूज़ करे तो किस किस सैम्पल को वो क्लासीफाई करेगा एज ए पॉजिटिव क्लास यानी 1 क्लास, और किस किस सैम्पल को एज ए नेगेटिव क्लास क्लासीफाई करेगा। और उसमें से फिर आखिर में मुझे बता दें कि कितने % सही प्रेडिक्शंस हुई हैं आपकी और कितने % गलत प्रेडिक्शंस हुई हैं। तो ये काम आप बखूबी कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला डेटा सेट लूँ, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है स्लाइड में, तो आप इस पर अगर देखें तो मैं से अब वर्बली बात करूँ तो x1 13 है पहले सैम्पल में, x2 10 है। तो 13 जब 3 से ज़रब खाएगा तो 39 प्लस
2 जब 10 से ज़रब खाएगा तो 20, ये हो गया 59, माइनस इसमें से W0 जो है वो मैंने रखा हुआ है 2, तो -2 किया तो 57 रह गया, तो वो इस क्लास को कहेगा पॉजिटिव। तो लिहाजा पहली प्रेडिक्शन तो सही आ जाएगी क्योंकि दैट इज़ 57 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरे सैंपल के लिए 2 है, पहले फीचर की वैल्यू, इसे 3 से ज़रब देगा तो ये बन जाएगा 6, जमा 20 को वो 2 से ज़रब देगा तो ये 40 बन जाएगा, तो ये टोटल जमा हो जाएगा 46। इसमें से W0 वाली टर्म जो कि 2 है उसे -2 है वो निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा 44। तो अगर ये 44 है तो दैट इज़ आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसके लिए भी प्रिडिक्शन आएगी 1, तो ये भी सही प्रिडिक्ट कर देगा ये मौजूदा यही वाले वेट्स अगर मैं यूज़ करूँ फॉर दिस डेटा सेट। तो फिर उसके बाद 15 आ गया पहला सैंपल, मैंने इसे 3 से ज़रब दी तो ये 45 बन गया, और W2 जो है उसकी वैल्यू मेरे पास 1.5 है, तो मैं उसे 1 से ज़रब दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, अच्छा W2 इज़ 1.5, आई थिंक आई वाज मेकिंग अ लिटिल मिस्टेक इन प्रीवियस एग्जांपल्स, मैं वो जो x वैल्यूज़ थी उनको यूज़ कर रहा था एज ए वेट, तो क्विकली मुझे करना होगा, चलें यहाँ पे करके देखते हैं। ओके, W0 इज़ 2, तो यहाँ पे आ गया -2, पहले सैंपल की बात कर रहा हूँ मैं, जमा 3 ज़रब W1 क्या है मेरे पास, सॉरी 3 अगेन मिस्टेक, एक्चुअली ओके मेरे पास W1 की वैल्यू क्या है 1 ज़रब, पहला सैंपल क्या है 13, प्लस मेरे पास दूसरा वेट है W2 है 1.5 ज़रब, और ये है 10, तो इसका जवाब क्या आएगा जी, 13 प्लस 15 28 -2 26, ये आ गया पहला। अगर आप दूसरे की बात करें तो अगेन यहाँ -2 प्लस 1 इंटू, अब दूसरा सैंपल क्या है x1 के अंदर, x1 उसकी वैल्यू क्या है, 2 है 2, जमा 1.5, और अब दूसरा सैंपल जो है उसमें x2 क्या है 20, तो ये अगर मैं देखूं तो मेरे पास आएगा 2 इंटू 1 2, और 20 को 1.5 से ज़रब दी तो आएगा 30, तो 32 में से 2 माइनस, तो आंसर इज़ 30। एंड फाइनली अगर मैं तीसरे सैंपल के लिए देखूं, प्लस 15 इंटू, सॉरी 1 इंटू 15 प्लस 1.5 इंटू 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 प्लस 1.5 16.5 -2, तो रह जाएगा 14.5। और जब ये तीनों बारी बारी एक्टिवेशन फंक्शन को पास करेंगे आप, तो ये भी ये चूँकि जवाब जो है 26 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्लास 1 को प्रिडिक्ट करेगा। इसी तरह से आप दूसरा सैंपल जब एक्टिवेशन फंक्शन को आपने दिया तो 30 इज़ आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, द प्रिडिक्शन इज़ 1, क्लास 1। और जब आपने 14.5 आपने एक्टिवेशन फंक्शन को दिया दैट इज़ आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो प्रेडिक्शन क्या आएगी 1। तो इस लिहाज से अगर हम एक्चुअल क्लासेस देखें अपने डेटा सेट में, तो पहली प्रेडिक्शन ठीक है क्योंकि वो 1 क्लास ही है, दूसरी भी ठीक है, अलबत्ता तीसरी गलत है। तो 3 में से 2 सही होंगे तो मैं कहूँगा कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, 2/3, यानी कि 66 0.66 या 66%, ये एक्यूरेसी है जी, ठीक है। तो ये हम आई थिंक यू आर इन पोजीशन नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ अ न्यूरॉन वर्क्स, उसमें वेट्स क्या काम कर रहे हैं और सारा कुछ, एंड यू शुड आल्सो रिलेट दिस विद लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कि वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का हाइपोथेसिस होता था और उसमें हम सिग्मॉइड यूज़ कर रहे होते थे। अ फ्यू मेजर टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स मैंने यहाँ पे 6 लिखी हैं। मैं कल एक आर्टिकल देख रहा था, मैं आपसे शेयर भी करूँगा उसको, उसमें कोई बहुत अच्छा किसी ने लिखा हुआ था, 25 के करीब उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स डिस्कस किए हुए थे, और साथ ये बताया था कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये भी बताया हुआ था कि वो किस तरह की एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल हैं। तो दैट वाज वेरी गुड आर्टिकल, वो मैं आपसे शेयर करूँगा जी, अपने तौर पे आप देखना चाहें उसे देख लीजिएगा, थोड़ा सा कोर्स से हटके है वो। अलबत्ता यहाँ पे मैंने ऐसे ही कुछ 5-6 किस्में लिख दी हैं, अलबत्ता जिनमें से जो अपनी अपनी जगह पे बड़ी यूज़फुल हैं, लेकिन हम जिस पे बात करेंगे
एक है ये पहली किस्म, इसको भी हम देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा RNN को भी टच करूँ। मेरी कोशिश तो है कि हम इसको भी देखें, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमारे पास इनफ टाइम होगा कि हम इसको भी पढ़ सकें। लेकिन बहरहाल कम से कम दो टेक्निक्स हम ज़रूर देखेंगे, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हम ज़रूर देखेंगे। अगर आप फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो पहला वाला है इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह से होता है कि इसमें ये जो सर्कल्स हैं ये न्यूरॉन्स हैं, और ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये आपके इनपुट्स हैं, इनपुट यूनिट्स। मतलब ये अब एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क आप देख रहे हैं जिसमें न्यूरॉन्स की एक लेयर है, और जो इनपुट्स आ रही हैं अगर आप देखें तो आपके पास 4 इनपुट्स हैं। ये इनपुट 1 है, इसे आप x1 कह दें। ये इनपुट 2 है, इसे आप x2 कह दें। ये इनपुट 3 है, इसे आप x3 कह दें। और ये इनपुट है 4, तो ये x4 है। तो अगर आप गौर से देखें तो चारों इनपुट्स इस पहले न्यूरॉन को अंदर भी जा रही हैं, चारों इनपुट्स इस दूसरे न्यूरॉन में भी जा रही हैं, और चारों इनपुट्स इस तीसरे न्यूरॉन में भी जा रही हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फिर फ़ायदा क्या 3 न्यूरॉन्स बनाने का। तो अगर आप गौर करें तो कनेक्शन सबके अलग अलग हैं। यानी इसके पहले न्यूरॉन में जो इनपुट्स जा रही हैं उसके जो कनेक्शन वेट्स हैं वो आप देखें। मैं इसको कह देता हूँ W1, W2, W3 एंड W4। तो ये 4 डिफरेंट वेट्स हैं उन 4 वेट से जो कि इस दूसरे न्यूरॉन में जा रहे हैं, और वो डिफरेंट हैं उन 4 से जो कि बाकी दोनों में जा रहे हैं, उन 8 से डिफरेंट हैं जो इस तीसरे में आ रहे हैं। तो वेट्स सब के अपने अपने हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि वेट्स सब के अपने अपने होंगे, तो वेट्स से ज़रब खाने के बाद सबके पास डिफरेंट वैल्यूज़ जाएंगी। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात जो है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की, कि आप देखेंगे आप ये एक लेयर्ड आर्किटेक्चर होगा। लेयर्ड आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि जितने भी न्यूरॉन्स होंगे वो एक लेयर की शक्ल में नज़र आएंगे। ये एक लेयर है, इसमें 10 न्यूरॉन्स भी होंगे तो इसी तरह से एक लेयर्ड फॉर्म में आपको नज़र आएंगे। ये आपस में नहीं जुड़े हुए होंगे, इनके साथ प्रीवियस लेयर से आने वाले, चाहे वो इनपुट लेयर थी प्रीवियस या वो कोई और न्यूरॉन्स की लेयर थी, वहाँ से आने वाले सारी की सारी आउटपुट्स जो हैं वो इनके साथ जुड़ेंगी, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता इनकी जो आउटपुट्स हैं इनके आगे अगर कोई और लेयर होगी तो उस न्यूरॉन, उसमें अगर कोई न्यूरॉन या न्यूरॉन्स होंगे तो वो जो इनपुट आउटपुट्स हैं ये उधर जाएंगी इस तरह से, इसी तरह से ये इधर जाएंगी। तो इस तरह का ये एक लेयर्ड आर्किटेक्चर होगा। ठीक है जी। अलबत्ता अगर आप दूसरी साइड पर RNN देखें, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जैसे उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि रिकरेंट, रिकर्सिव है कुछ, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस कि हर न्यूरॉन प्रीवियस लेयर से तो इनपुट्स ले ही रहा है, अपनी आउटपुट को भी वापस अपने आप को फीड कर रहा है हर न्यूरॉन, जो इसे रिकरेंट बना रहा है। ये टाइम बेस्ड लर्निंग बड़ी अच्छी कर सकता है, सीरीज़ में चीज़ें हों या टाइम बेस्ड, यानी प्रीवियस टाइम पर कुछ अगर हुआ है और उसकी डिपेंडेंस अगले टाइम पर कुछ काम हो रहा है, उसकी डिपेंडेंस है उस प्रीवियस इवेंट के ऊपर तो या इंस्टेंस के ऊपर, तो वहाँ पे इसकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो बहरहाल दो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं और इनकी दो डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज़ हैं। तो फ़िलहाल हम थोड़ा सा बस यही बात करेंगे इनके बारे में, आगे डिटेल से चीज़ें वक्त आने पर हम पढ़ते रहेंगे। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, हम इसे समटाइम्स परसेप्ट्रॉन भी कह रहे होते हैं। अगर आप देखें तो एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन या सिंगल लेयर्ड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की अगर मैं मिसाल देखूं तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है एक ऑरेंज कलर में सर्कल, ये न्यूरॉन है, और आप देखेंगे कुछ फिगर्स आपको मिलेंगी कि जो प्रीवियस लेयर के ऊपर किसी और कलर में सर्कल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये न्यूरॉन्स नहीं हैं, ये आपके इनपुट यूनिट्स हैं। ये ध्यान में रखें, ये वो इनपुट यूनिट्स हैं जिसको पिछली स्लाइड में डॉट्स बनाकर शो किया हुआ था। या अगर आप एक दूसरा आर्किटेक्चर देखें या किसी और जगह से मैंने फिगर ली है, इसे आप देखें तो ये जो ब्लू कलर के हैं ये सारे के सारे न्यूरॉन्स हैं, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है ये इनपुट्स हैं, और ये न्यूरॉन्स नहीं हैं। ये कहाँ से आती हैं इनपुट्स? ये आपके डेटा सेट में से यूजुअली आ रही होंगी। इसी तरह से और दोनों में एक डिफरेंस ये भी देखें कि दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों सिंगल लेयर्ड आर्किटेक्चर हैं, दोनों में एक ही लेयर है न्यूरॉन्स की। अलबत्ता इसमें एक लेयर के अंदर न्यूरॉन भी एक ही है,
जबकि इसकी लेयर के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो 4 हैं। एक बात ये। दूसरा डिफरेंस अगर आप देखें तो जो न्यूरॉन्स जो इनपुट्स लेयर हैं उसे तो आप इनपुट लेयर कहते हैं, ये इनपुट लेयर है, ये भी इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर तो वो है जितने आपके पास डेटा सेट के अंदर फीचर्स होंगे जी, उसमें एक ऐड कर लें x0, तो n फीचर्स हैं तो n+1 आपके पास इनपुट लेयर के अंदर इनपुट्स होंगी। अलबत्ता आपके पास जो लेयर है वो जिसमें आपने न्यूरॉन्स रखे हुए हैं, ये अगर तो है सिंगल लेयर्ड आर्किटेक्चर, तो फिर ये लेयर आपकी आउटपुट लेयर भी कहलाएगी। इस पे डिपेंड करता है कि क्लासेस कितनी हैं, उतने न्यूरॉन बनाएंगे आप इस लेयर में। फ़र्ज़ करें कि अगर सिंगल लेयर्ड आर्किटेक्चर है, सिंगल लेयर्ड आर्किटेक्चर है, आपके पास डेटा सेट में सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं, पास या फेल, तो एक न्यूरॉन ये बखूबी कर देगा ये काम। पास है तो वो 1 आउटपुट दे देगा, फेल है तो वो 0 आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर आपके पास क्लासेस हैं 2 से ज़्यादा, जैसे कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी कुछ, तो आपने सपोज़ मल्टी क्लास क्या हो सकता है कि आपने ग्रेड प्रिडिक्ट करना है जी, क्या उसका ए ग्रेड आएगा, उसका बी ग्रेड आएगा, सी आएगा, डी आएगा कि एफ आएगा। फ़र्ज़ करें 5 ग्रेड्स हैं, तो क्लासेस कितनी हो गई? 5। अब यहाँ पे आपको मोर देन 1 न्यूरॉन्स रिक्वायर्ड होंगे। एक से भी काम किया जा सकता है, उसका भी कोई तरीका है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं, उसके ड्रॉबैक्स हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी आउटपुट लेयर में 5 न्यूरॉन्स बना देते हैं। हम कहते हैं जी पहला जो न्यूरॉन है ये तब ट्रिगर होगा या इसकी आउटपुट तब 1 होगी जब प्रेडिक्शन होगी कि ग्रेड ए आएगा। दूसरा न्यूरॉन तब ट्रिगर होगा जब प्रेडिक्शन आएगी कि ग्रेड बी आएगा। तीसरा न्यूरॉन को ट्रिगर होने का मतलब ये है कि उस बंदे का ग्रेड प्रेडिक्ट हो रहा है सी। और चौथा न्यूरॉन ट्रिगर होने का मतलब ये है कि ग्रेड प्रेडिक्ट हो रहा है डी, और एक और न्यूरॉन बनाना पड़ेगा इस एग्जांपल के लिए, उसका होगा एफ प्रेडिक्शन। अब यहाँ पे बड़े क्वेश्चन उठेंगे जी कि अगर एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स ट्रिगर हो जाएं फिर क्या करेंगे, कोई भी ट्रिगर ना हो फिर क्या करेंगे। ये अभी फ़िलहाल अलग बातें हैं, इस पे हम नहीं जाना चाह रहे। लेकिन इस स्लाइड के ऊपर मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक 1 लेयर्ड आर्किटेक्चर किस तरह का होता है, और उसमें अगर वो 1 लेयर्ड आर्किटेक्चर है तो फिर वो आउटपुट लेयर भी होगी, क्योंकि उससे आगे लेयर्स नहीं होती, तो वो आउटपुट लेयर कहलाती है। और उसके अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं ये आपकी नंबर ऑफ़ क्लासेस से पता चलेगा कि आपको कितने उसमें न्यूरॉन्स रखने होते हैं। अगर आपके पास मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है या मल्टी लेयर्ड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है, तो फिर आप याद रखें कि आपकी जो आउटपुट लेयर है और जो इनपुट लेयर है, इनके बीच कई सारी हिडन लेयर्स होती हैं, कई सारी और लेयर्स होंगी जिन्हें आप हिडन लेयर्स कहते हैं। वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 हैं इन दिस एग्जांपल। तरीका वही है कि पिछली लेयर के तमाम यूनिट्स अगली लेयर के तमाम यूनिट से फुली कनेक्टेड होते हैं। अगर आप इस हिडन लेयर को देखें तो इसमें तीनों इनपुट्स आ रही हैं, तीनों इनपुट्स इसमें आ रही हैं। अगर आप इसको देखें तो इसमें भी तीनों इनपुट्स आ रही हैं, इसको देखें इसमें भी तीनों इनपुट्स आ रही हैं। और ये जो भी 3 न्यूरॉन्स हैं इनकी आउटपुट्स इससे अगली हिडन लेयर के, अगर आप इस न्यूरॉन को देखें तो इसमें इनपुट बन रही है, इसको देखें तो इसमें भी वो तीनों इनपुट्स आ रही हैं। वेट सबके अपने अपने हैं जो कि फिर इनको डिफरेंट बना देंगी। और ये जो हिडन लेयर है ये आगे आउटपुट लेयर से कनेक्टेड है, तो इसकी इन 3 हैं तो तीनों की इनपुट्स इसमें भी आ रही हैं और इसमें भी आ रही हैं। अब यहाँ पे आउटपुट 2 हैं, इसका क्या मतलब है कि फिर हमारे पास जो क्लासेस हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि 2 क्लासेस हों, और ये जिस क्लास 2 क्लासेस के लिए वैसे एक न्यूरॉन भी काम करता है। तो ऐसा भी हो सकता है आपने ये बनाया हो कि ओके ये न्यूरॉन फर्स्ट पर ट्रिगर होगा तो पहली क्लास, अदरवाइज़ दूसरे न्यूरॉन के ट्रिगर होने पे दूसरी क्लास। ऐसा भी हो सकता है क्लासेस 3 हो, आप कहें जी कि पहले न्यूरॉन के ट्रिगर होने पे पहली क्लास, दूसरे न्यूरॉन के ट्रिगर होने पे दूसरी क्लास, और दोनों के ना ट्रिगर होने पे कोई तीसरी क्लास। तो यहाँ पे कई सारे तरीक़ों से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन आर सूटेबल फॉर लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स, यानी ये जो एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन होता है जिसमें एक ही लेयर होती है और वो आउटपुट लेयर ही होती है, ये जो बेसिकली आर्किटेक्चर होता है या न्यूरल नेटवर्क होता है, ये हमारे लिए उन ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल है, या हम उनको उन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जो लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स हों।
अदरवाइज़ अगर आपकी प्रॉब्लम लीनियरली सेपरेबल नहीं है तो फिर सिंगल लेयर आर्किटेक्चर वहाँ पे अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे सकता। तो पहले हम देखेंगे कि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है क्या, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम से क्या मुराद है जी। नहीं, उलट हो गया पहले हम लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स पे बात कर लेते हैं। एनीवेज दोनों पे तो करनी है। ओके, लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम की मिसाल आपके सामने है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास कुछ पेट्स हैं, दो तरह के, कैट्स एंड डॉग्स, और आपने उनका वेट किया और आपने एक टेबल के अंदर लिख लिया कि जी उनका वेट्स क्या हैं। यानी आपने एक टेबल बनाया, यहाँ पे एक ही फीचर है x1 जिसे वेट कह रहा हूँ मैं, ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपने पहले पेट का वेट किया तो वेट आया उसका 1 किलोग्राम, और आपने कहा कि ये है, इसकी क्लास क्या है, आपने कहा कि कैट होगी तो उसकी क्लास होगी 1, और अगर डॉग होगा तो उसकी क्लास होगी 0, फ़र्ज़ कर लें। तो ये कैट थी तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। दूसरा आपने एक किया तो तकरीबन उसका वेट आया 1.5, और आपने देखा कि वो भी कैट है तो यहाँ 1 कर दिया। समझ रहे हैं जी? इस तरह से आपने काफ़ी सारे 20-30 पेट्स थे, सबका वेट किया, और जो कैट थी एक का वेट आया सपोज़ 5, तो ये डॉग था तो आपने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो यूँ आपने सब के सब पेट्स का वेट किया और ये डेटा सेट बना लिया। अगर मैं इस डेटा सेट को प्लॉट करूँ तो ये चूँकि 1 डायमेंशनल डेटा सेट है तो मैं एक ही डायमेंशन ले रहा हूँ, ये x1 डायमेंशन, और इसके ऊपर है क्या, वेट्स। इस तरफ ये जो है सारे ये वेट्स हैं जी पेट्स के, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि जो मैंने कैट्स थी उनको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए क्रॉस से मैंने बना दिया। उसके लिए मैंने जो डेटा सेट में वैल्यूज़ थी कैट्स की, जो सैम्पल्स थे, उनको मैंने जब यहाँ प्लॉट किया तो उनके लिए क्रॉस बना दिया, ठीक है जी। जे मतलब ये क्रॉस का मतलब क्या है कि एक पेट है, उसका वेट है 1 किलोग्राम और वो कैट है, तो मैंने अपने समझने के लिए इसे क्रॉस कर दिया। इस तरह से इस पेट का मतलब क्या है, इसका वेट है 5 किलो, और ये डॉग है तो मैंने उसे सर्कल से कर दिया। तो इस तरह मैंने सारे के सारे ये कर दिए। अब लीनियरली सेपरेबल होने से मुराद ये है कि क्या कोई ऐसा एक पॉइंट है कि मैं वहाँ पे कट लगा दूँ, एक थ्रेशोल्ड लगा दूँ, और फिर कहूँ कि जी इससे ऊपर ऊपर जितना भी वेट है वो एक क्लास को बिलोंग करेगा और उससे कम जितना भी वेट है वो दूसरी क्लास को बिलोंग करेगा। तो ये डेटा अगर हम देखें तो बखूबी नज़र आ रहा है कि अगर मैं 4.5, इवन 4.4 पे या 4.6 पे, यानी 4 से लेके 5 तक बीच में किसी भी जगह पे अगर मैं एक कट लगा दूं तो ऑटोमेटिकली ये डेटा क्लासीफाई हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा सारे के सारी दोनों की दोनों क्लासेस। तो चूँकि एक सिंगल कट से या एक लीनियर समझ लें इक्वेशन से ये सेपरेट हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम लीनियरली सेपरेबल होगी जैसे कि ये है। अलबत्ता अब अगर मैं थोड़ा सा डेटा सेट चेंज करूं कि मैं देखूं कि नहीं, कुछ ऐसी कैट्स भी हैं जिनका वज़न 5.5 किलो तक जा रहा है, ये देखें, और कुछ ऐसे डॉग्स भी हैं जिनका वज़न जो है वो 4.5 किलो से शुरू हो रहा है सपोज़। तो फिर मैंने जब इस डेटा को प्लॉट किया तो मैंने देखा कि ये मिक्स्ड हो गए, ये एक दूसरे के अंदर, ख़ास तौर से इस एरिया में अगर आप देखें तो ये मिक्स्ड है। तो अब मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से मैं इनको लीनियरली सेपरेट कर सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम अब अगर 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम देखी जाए तो ये लीनियरली सेपरेबल नहीं रही, क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या है, एक पॉइंट, या अगर आप एक डायमेंशन पे बात कर रहे हैं तो पॉइंट, 2 डायमेंशंस पे बात कर रहे हैं तो लाइन, 3 डायमेंशंस पे बात कर रहे हैं तो प्लेन, 4 डायमेंशंस पे बात कर रहे हैं या उससे हाई डायमेंशंस में बात कर रहे हैं तो हाइपर प्लेन्स। अगर वो जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी अगर उससे आप इसे कर सकते हैं सेपरेट, तो फिर ये लीनियरली सेपरेबल है, बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, बाज़ ऐसा होता है कि आपने फ़ीचर सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं किए होते। आपकी प्रॉब्लम अगर लोअर डायमेंशनल स्पेस में देखेंगे तो शायद वो लीनियरली सेपरेबल ना लगे, बट जब आप उसको थोड़ा सा हाई डायमेंशंस में लेके जाएं या थोड़ा सा फीचर्स सही तरीके से आइडेंटिफाई करें तो वो प्रॉब्लम आसान हो जाए और उसके लिए लीनियर बाउंड्री बन सकती हो। लीनियरली सेपरेबल से मुराद क्या है, लीनियर बाउंड्री बन सकती हो जो उनको सेपरेट कर सकती हो।
तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा काम करूं और मैं कहूं कि नहीं, मैं वेट के साथ साथ उन पेट्स की हाइट्स भी रिकॉर्ड करूंगा, वो भी नोट करूंगा, तो अब मेरे पास दो फीचर्स आ जाएंगे, x1 और x2। यानी मेरे पास अब दो फीचर्स हैं, एक x1 है और दूसरा क्या है जी, x2 है। x1 क्या है, वेट है, और x2 क्या है, हाइट है। तो अब मैंने जब पेट्स की दोनों चीज़ों को नोट किया और उसकी बुनियाद पर फिर मैंने आगे प्रेडिक्शन दी कि वो पेट कैट है कि, या मैंने वो डेटा कलेक्ट किया और उसमें मेंशन किया कि वो कैट जो पेट है वो कैट है कि डॉग है, तो फिर मैंने जब उसे प्लॉट किया तो सपोज़ वो कुछ इस तरह का बन गया कि ये देखें कि जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन मर्ज हो रहा था, ये वाला पोर्शन, ठीक है जी, ये वाला पोर्शन शायद थोड़ा सा ये बहरहाल ये एक पॉइंट फ़र्ज़ करें नहीं है, इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ जी। अच्छा, ये जो पोर्शन मर्ज हो रहा था, अब मैंने, क्योंकि मैं इसे एज्यूम करके बना रहा हूँ, ये मैंने कोई सचमुच तो पेट्स लेके ये किया नहीं है, तो फ़र्ज़ करें कि ये जो पोर्शन मर्ज हो रहा था, जब मैंने इसमें एक और फैक्टर ऐड किया, हाइट, तो हाइट ने इनको सेपरेट कर दिया। और मैं एज्यूम करता हूँ कि जी उसी वेट में जो कैट थी उसकी हाइट कम थी, और उसी वेट में जब डॉग को देखा तो उसकी हाइट ज़्यादा थी, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है कि कैट्स अगर काफ़ी उनका वेट भी हो तो हाइट उतनी नहीं होती है जितनी कि डॉग्स की होती है। तो अगर मैं इसको एज्यूम करते हुए चलूँ, तो फिर जैसे ही मैंने दूसरा फैक्टर ऐड किया हाइट का, तो ऑटोमेटिकली जो डॉग के डेटा पॉइंट्स थे वेट के लिहाज से तो उसी रेंज में प्लॉट हो रहे हैं, लेकिन हाइट के लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों में अच्छा खासा आपको डिफरेंस नज़र आएगा दोनों तरह के डेटा पॉइंट्स में, ठीक है जी। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये लीनियरली सेपरेबल हो गया। कैसे लीनियरली सेपरेबल हो गया, क्योंकि अब मेरे पास दो इसमें आ गए हैं फीचर्स, तो अब मुझे इसे सेपरेट करने के लिए जो लीनियर इक्वेशन यूज़ करनी है उसमें पॉइंट नहीं बल्कि मुझे एक लाइन प्लॉट करनी है। और अगर लाइन प्लॉट करनी है तो ये आप देखें, ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है जो कि एक लीनियर इक्वेशन से बखूबी प्लॉट हो सकती है और डिसीजन बाउंड्री का काम कर सकती है और दोनों क्लासेस को सेपरेट भी कर रही है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये प्रॉब्लम है अब लीनियरली सेपरेबल बन गई है। एक और एग्जांपल है कि फ़र्ज़ करें लेफ़्ट साइड पर जो आपको डेटा सेट प्लॉटेड नज़र आ रहा है, वैसे ही ये कुछ इस तरह का डेटा सेट है कि आप एक लाइन से इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। ब्लू डॉट्स हैं वो रेड डॉट्स से कुछ इस तरह से सेपरेट होंगे कि बीच में एक कर्व बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं एक और फीचर आइडेंटिफाई करूं ठीक वैसे ही जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में किया था, हाइट का फीचर, और फिर उसके बाद जब प्लॉट करूं तो शायद ये डेटा पॉइंट्स जो हैं उस तीसरे डायमेंशन की वजह से एक दूसरे से इस तरह से सेपरेट हो जाएं कि अब एक प्लेन इन्हें बखूबी सेपरेट कर सके। तो ये बेसिकली भी एक एग्ज़ाम्पल है इस बात की कि ऐसा पॉसिबल है कि जब आप फ़ीचर्स सही से आइडेंटिफाई करते हैं और बड़े अच्छे फ़ीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर आपका जो डेटा है वो सही क्लासिफाई भी होता है और इजीली क्लासिफाई हो जाता है, यानी एक नॉर्मल सिंपल मॉडल से क्लासिफाई हो सकता है बाजू का। अगेन आप यहाँ पे देखें कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि जो कि यूजुअली होगा कि आपका डेटा सेट लीनियरली सेपरेबल होगा ही नहीं। आप बेशक सारे एग्जैक्ट फीचर्स उसमें से आइडेंटिफाई कर भी लें तब भी नहीं होगा। जैसे कि आप लेफ़्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपका जो डेटा सेट है इसके लिए मुझे जो बाउंड्री रिक्वायर्ड है ये बाउंड्री सर्कुलर है ये, और अगर दूसरी एग्जांपल देखूं तो इसके लिए जो मुझे बाउंड्री रिक्वायर्ड है ये आप देखें कि बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की बाउंड्री होगी जो इन डेटा पॉइंट्स को सेपरेट कर रही होगी। तो बहरहाल जी ये एग्जांपल है नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा की, कि बाजू का डेटा ऐसा होगा, बल्कि अमूमन डेटा ऐसा होता है जो नॉन लीनियरली सेपरेबल होता है, जो रियल प्रॉब्लम्स हम उठाते हैं उनकी। तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्किंग ऑफ ए सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन अब हम देखेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अब सिंगल न्यूरॉन जो है वो कैसे ये काम कर सकता है, क्योंकि अब हमने समझ लिया न्यूरॉन है क्या, उसके अंदर होता क्या है, हमने ये भी समझ लिया कि लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स क्या हैं, डिसीजन बाउंड्रीज़ के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ी हुई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, अलबत्ता लर्निंग इसकी नेक्स्ट क्लास में होगी कि लर्न कैसे करता है एक न्यूरॉन, लेकिन अभी फ़िलहाल हम डेमो देखेंगे कि कैसे एक सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है वो ये काम कर सकता है। लेट्स सी एन एग्जांपल।
इन दिस एग्जांपल यू कैन सी देयर इज़ अ डेटा सेट जिसमें के दो फीचर्स हैं और दोनों के वैल्यूज़ जो हैं वो बाइनरी फीचर्स हैं, बाइनरी वैल्यूज़ हैं। और एज यू कैन सी के हमारे पास जो क्लास है उसे हम y से लेबल कर रहे हैं और ये क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है जिसमें फ़र्स्ट 3 सैम्पल्स के लिए हमारे पास जो क्लास गिवन है वो ज़ीरो क्लास है और फॉर द लास्ट सैम्पल हमारे पास जो क्लास है वो 1 है। ठीक है जी। अगर मैं इस डेटा सेट को प्लॉट करूं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरह से ये डेटा सेट प्लॉट होगा एज यू कैन सी ऑन राइट साइड ऑफ द स्लाइड कि जो हमारे पास ज़ीरो क्लास को बिलोंग करने वाले सैम्पल्स हैं उनको मैं डायमंड साइन से प्लॉट कर रहा हूँ। वो 0 0 पर है, एक 0 1 पर है और एक 1 0 पर है। जबकि जो फोर्थ सैम्पल है वो 1 1 लोकेशन पर है और वो 1 क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो उसको मैं प्लस रेड कलर में प्लस साइन से प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये अगर हम प्लॉट करके थोड़ा सा इसे विजुअलाइज करते हैं तो फिर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रेज होते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ के इज़ दिस अ लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम। द सेकंड क्वेश्चन इज़ कैन एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्लासीफाई दिस डेटा सेट करेक्टली। ये बहुत सिंपल डेटा सेट है, अलबत्ता ये क्वेश्चन है। तो इफ़ द प्रॉब्लम इज़ लीनियरली सेपरेबल देन कैन अ सिंगल न्यूरॉन क्लासीफाई दिस डेटा सेट। और अगर ये लीनियरली सेपरेबल है तो क्या एक न्यूरॉन से हम ये काम कर सकते हैं। दीज आर 3 क्वेश्चंस और इन तमाम क्वेश्चंस का जो आंसर है वो येस है कि एक तो ये प्रॉब्लम लीनियरली सेपरेबल है, येस इसके लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ज़रिए इसे क्लासीफाई किया जा सकता है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हम एक सिंगल न्यूरॉन के साथ ये काम बखूबी कर सकते हैं जी। तो अगली स्लाइड पर हम देखते हैं कि ओके पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये लीनियरली सेपरेबल है कि नहीं। तो अगर आप राइट साइड पर देखें तो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के ज़रिए हम इसको आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं करेक्टली। तो तमाम सैम्पल्स जो कि ज़ीरो क्लास को बिलोंग कर रहे हैं वो इस बाउंड्री लाइन के लेफ़्ट साइड पर है और वो सैम्पल्स जो 1 क्लास को बिलोंग कर रहे हैं वो इस बाउंड्री लाइन की राइट साइड पर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लीनियर स्ट्रेट लाइन से, एक लीनियर बाउंड्री से क्लासीफाई हो सकता है ये डेटा सेट। तो हम कहेंगे येस द प्रॉब्लम इज़ लीनियरली सेपरेबल। अगला क्वेश्चन ये था कि कैन एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्लासीफाइज दिस डेटा सेट करेक्टली और इफ़ द प्रॉब्लम इज़ लीनियरली सेपरेबल देन कैन अ सिंगल न्यूरॉन क्लासीफाइज दिस डेटा सेट। तो सिंगल न्यूरॉन क्या होगा, ये आर्किटेक्चर है जी सिंगल न्यूरॉन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं x1 एंड x2 और तीसरी इसको हम बायस कहते हैं। ठीक है, -1 या 1 मैंने आपको पिछली किसी एक स्लाइड में ये क्लियर किया था कि जैसे कि उधर हमारे थीटा ज़ीरो के साथ हम x0 यूज़ करते थे, तो ये सेम वही टर्म है। अलबत्ता आप इसे -1 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। इसका हम देखेंगे कि इससे कोई आउटपुट या रिज़ल्ट्स के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और ये जो W0 है, W1 है और ये W2 है, ये सेम वही पैरामीटर्स हैं या समझ लें कि थीटाज़ हैं, थीटा ज़ीरो, थीटा 1, थीटा 2। यहाँ पे हम उन्हें थोड़ा सा नाम चेंज कर रहे हैं, हम इन्हें थीटा की बजाय W से लिख रहे हैं और W फॉर वेट्स। तो जो भी हमारी इनपुट्स हैं वो इन वेट्स से ज़रब खाएंगी और ये समेशन जो है ये उनको जमा कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास समेशन आ जाएगी। और फिर ये जो समेशन है ये आगे पास होगी इस एक्टिवेशन फंक्शन को। समेशन का जो जवाब है इसे हम एक्टिवेशन कहते हैं और फिर हम उसे एक्टिवेशन फंक्शन को दे देंगे। और एक्टिवेशन फंक्शंस कई तरह के हैं। ये जो आप इस सर्कल के अंदर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं या जो फॉर्म देख रहे हैं, ये बेसिकली स्टेप फंक्शन की फॉर्म है। इसको हम स्टेप फंक्शन कहते हैं। स्टेप फंक्शन वो होता है जो कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करता है और उस थ्रेशोल्ड वैल्यू की बुनियाद पर ये डिसाइड करता है कि अगर वैल्यू उस थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो एक क्लास को बिलोंग करेगा आपका सैंपल, और अगर उस थ्रेशोल्ड से कम है तो फिर दूसरी क्लास को बिलोंग करेगा वो सैंपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो थ्रेशोल्ड जो हमने रखी हुई है वो ज़ीरो पे रखी है कि अगर एक्टिवेशन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो देन देन द आउटपुट ऑफ दैट फंक्शन वुड बी 1, मतलब कि 1 क्लास को बिलोंग कर रहा है। अदरवाइज द आउटपुट ऑफ दैट फंक्शन वुड बी ज़ीरो, जिसका मतलब है कि वो ज़ीरो क्लास को बिलोंग कर रहा है।
तो अब हमने देखना है कि क्या एक सिंगल न्यूरॉन इस डेटा सेट को करेक्टली लर्न कर सकता है, तमाम सैम्पल्स को सही प्रिडिक्ट कर सकता है कि नहीं। अच्छा, अब तरीका इसका वैसे तो वही है जो आप लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज़ करते थे, कि इनिशियली इन वेट्स को W0, W1 और W2 को आप कुछ रैंडम वैल्यूज़ दे देते हैं। अलबत्ता वो फिर एक एल्गोरिदम, जैसे हम ग्रेडियंट डिसेंट कहते थे उधर, यहाँ पे भी उसका एक नाम है। तो वो एल्गोरिदम जो है वो चलेगा और वो आइट्रेटिवली चलेगा, और फिर आइट्रेटिवली रन करते हुए वो इन वेट्स को चेंज करता रहेगा। कब तक? जब तक कि वो बेस्ट रिज़ल्ट्स फाइंड ना कर ले। बेस्ट रिज़ल्ट्स फाइंड करने का मतलब ये है कि वो इन डेटा सैम्पल्स को या ट्रेनिंग डेटा को करेक्टली क्लासीफाई करना शुरू ना कर दे। और जब वो इस मुकाम पे पहुंच जाएगा तो वहाँ पे फिर इस प्रोसेस को हम स्टॉप कर देंगे, और उस वक़्त जो वेट्स हमारे पास होंगे वो समझ लें कि ट्यून्ड या लर्नड वेट्स होंगे। उन वेट्स की मदद से फिर आप किसी भी न्यू डेटा पॉइंट को या सैम्पल को फिर क्लासीफाई कर सकेंगे इजीली। अलबत्ता अब वो जो प्रोसेस है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे लर्निंग का। अलबत्ता यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जी मेरे पास मैंने कुछ अजम्पशन ले ली कि मेरे पास जो W1 है उसकी वैल्यू 1 है, W2 की वैल्यू भी 1 है, अलबत्ता W0 की वैल्यू मैं 1.5 रख रहा हूँ। तो जब मैंने ये अजम्पशंस बनाई तो फिर मैं देखता हूँ कि अब मेरे जो डेटा सैम्पल्स हैं उनकी आउटपुट अकॉर्डिंग टू वन न्यूरॉन क्या आती है। सपोज़ अगर मेरे पास x1 पहला सैम्पल जो था उसमें x1 ज़ीरो था और x2 भी ज़ीरो था, और जो रिक्वायर्ड आउटपुट थी या एक्चुअल आउटपुट थी वो मेरे पास थी ज़ीरो। तो अब जब मैं ज़ीरो को यानी x0 को W1 से ज़रब दूंगा तो 0 इंटू 1 जवाब आएगा ज़ीरो, प्लस x2 को W2 से ज़रब दूंगा तो 0 इंटू 1 जवाब आएगा ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो हो गया। और फिर मैं जब -1 को, जो कि मेरे पास ये 22 इनपुट है, इसको W0 की वैल्यू 1.5 से ज़रब दूंगा तो जवाब आएगा -1.5। तो जब मैं तीनों को जमा करके ये समेशन कैलकुलेट करूँगा तो आंसर क्या होगा? 0 प्लस 0 -1.5, तो आंसर होगा जी -1.5। फिर वो जो -1.5 है उसको मैं यहाँ पे f फंक्शन में इनपुट करूँगा, तो जाहिर बात है कि उसके पास थ्रेशोल्ड फिक्स्ड है 0 पे, तो -1.5 इज़ लेस दैन 0, तो मेरा वो जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो आउटपुट जनरेट करेगा 0। तो यहाँ पे मेरी प्रिडिक्शन आ जाएगी 0, यानी उस न्यूरॉन की आउटपुट आएगी 0। इसी तरह से अगर मैं x1 को 0 कर दूं और x2 को मैं 1 कर दूं, तो फिर मेरे पास x1 जो है वो जब W1 से ज़रब खाएगा 0 इंटू 1 आंसर 0 होगा, x2 जब W2 से ज़रब खाएगा तो 1 इंटू 1 आंसर 1 होगा, और -1 जब 1.5 से W0 से ज़रब खाएगा, -1 जो है वो 1.5 से जब ज़रब खाएगा तो आंसर होगा -1.5। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 -1.5, तो आंसर मेरे पास आएगा -0.5। इसको जब मैं एक्टिवेशन फंक्शन को पास करूँगा तो जाहिर बात है कि ये भी 0 से लेसर है, तो एक्टिवेशन फंक्शन इसके लिए भी 0 आउटपुट जनरेट करेगा। सिमिलरली जब मैं ये तीसरा सैम्पल अगर इस न्यूरॉन को पास करूं यहाँ से, आप ये देखें कि ये जो सैम्पल्स हैं मैं 1 बाई 1 इस न्यूरल नेटवर्क को फीड कर रहा हूँ। यानी पहली दफ़ा मैंने यहाँ से 0 फीड किया, पहला सैम्पल 0 0 था, और यहाँ भी 0 फीड किया, और मेरे पास आउटपुट आई 0। आखिर में यहाँ पे जो आउटपुट मुझे मिली वो 0 मिली। फिर मैंने दूसरी दफ़ा पहले x1 में 0 फीड किया और उसके बाद x2 में मैंने 1 फीड किया, साथ x2 में मैंने 1 फीड किया क्योंकि दूसरा सैम्पल 0 1 है, जबकि पहला जो ये वाला जो सैम्पल है ये फिक्स रहेगा -1 पर हमेशा। तो मेरे पास आउटपुट आई फिर 0। तीसरा सैम्पल है 1 0, यहाँ से मैंने 1 फीड किया, यहाँ से 0 फीड किया। अगेन वो सारे प्रोसेस में से गुजरा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर एक्टिवेशन आएगी -0.5 और आउटपुट होगी 0। तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट फिर 0 आ गई। और फाइनली जब मैंने यहाँ से भी 1 फीड किया और यहाँ से भी 1 फीड किया, तो 1 x1 की वैल्यू भी 1 है, जो W1 से ज़रब खाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। x2 की वैल्यू भी 1 है, जो W2 से ज़रब खाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, और फिर -1 जो है वो 1.5 यानी W0 से ज़रब खाएगा तो वो आ जाएगा -1.5। तो 2 - 1.5 द आंसर इज़ 0.5, और 0.5 सिंस इट इज़ ग्रेटर दैन 0,
तो नेटवर्क की या न्यूरॉन की प्रेडिक्शन जो होगी वो 1 होगी। तो आखिरी सैंपल के केस में यहाँ पे मुझे जो आउटपुट मिलेगी वो 1 मिलेगी। तो अब अगर मैं अपने इस प्रेडिक्टेड कॉलम को और इस एक्चुअल आउटपुट के कॉलम को कंपेयर करूं तो ये बिल्कुल सेम है। जहाँ जहाँ पे इधर आउटपुट 0 है उधर भी आउटपुट 0 है, जहाँ जहाँ पे इधर आउटपुट 1 है उधर भी आउटपुट 1 है। तो अगर ये सारे सैम्पल्स को सही प्रिडिक्शंस दे रहा है जो कि एक्चुअली हैं, उनकी आउटपुट्स वही प्रिडिक्ट कर रहा है हमारा ये सिंगल न्यूरॉन, तो हम ये कहेंगे कि हमने हमारे जो ये वेट्स हैं ये वाले, ये वेट्स परफेक्ट वेट्स हैं फॉर दिस प्रॉब्लम। और हमारा न्यूरल नेटवर्क जो कि एक ही न्यूरॉन पर मुश्तमिल है वो तमाम सैम्पल्स को इन वेट्स के साथ करेक्टली क्लासीफाई कर पा रहा है। लिहाजा इसका आंसर येस है इस क्वेश्चन का। लेकिन ये वेट्स आएंगे कैसे, ये अगला स्टेप है कि हम स्टार्ट एक रैंडम वेट्स के साथ लेंगे और फिर ग्रेडियंट डिसेंट की तरह का एक एल्गोरिदम चलेगा। और बल्कि उस ग्रेडियंट डिसेंट ही है एक तरह से, लेकिन हम उसको एक जगह पे बैक प्रोपेगेशन कहेंगे, यानी उसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कुछ चीज़ों को, वो भी डेरिवेटिव बेस्ड ही है बेसिकली। अलबत्ता ये है कि वो फिर वेट्स को ट्यून करके एट दी एंड हमें फाइंड करके वेट्स को दे देगा। तो ये आप देख सकते हैं जी कि इस प्रॉब्लम के तमाम सैम्पल्स को इन वेट्स के साथ एक न्यूरॉन क्लासीफाई कर सकता है। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसमें मेरे पास x1 x2 दो ही फीचर्स हैं और ये कुछ उनकी वैल्यूज़ हैं। 4 सैम्पल्स हैं जैसे कि पिछले केस में था, इसमें भी 4 हैं और मैक्सिमम हो भी 4 ही सकते हैं क्योंकि अगर बाइनरी वैल्यूज़ हैं तो 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस दफ़ा मेरे पास आउटपुट्स ये है। पहले आउटपुट ये थी कि ये तीनों 0 थे, आखिरी 1 था। मैं अब कह रहा हूँ कि ये तीनों 1 है और आखिरी 0 है। ठीक है जी। तो आप अगर इस डेटा सेट को प्लॉट करें तो अब उस हिसाब से ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये 1 क्लास को बिलोंग कर रहे हैं और ये अकेला एक पॉइंट जो है ये 0 क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं ये लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम है तो फिर एक लीनियर एक बाउंड्री जो है वो इसे करेक्टली क्लासीफाई करनी चाहिए उसे। तो आप देख सकते हैं कि वो इसे अगर यहाँ पे लाइन बना दी जाए तो बखूबी वो इन दोनों क्लासेस के डेटा पॉइंट्स को करेक्टली क्लासीफाई कर सकती है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये भी प्रॉब्लम एक न्यूरॉन से लर्न कर सकते हैं? तो द आंसर इज़ येस, क्योंकि याद रखें कि एक सिंगल न्यूरॉन जो है अगर उसको हम लिखें तो बेसिकली वो एक लीनियर इक्वेशन ही है। यानी अगर मैं एक सिंगल न्यूरॉन की एक्टिवेशन जिसे मैं समेशन के नाम से कहता हूँ या लिखता हूँ, अगर मैं उसे लिखूँ तो वो क्या है, -1 इंटू W0 प्लस x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2। और अगर हमारे पास इनपुट्स इससे भी ज़्यादा हैं तो आप इसे इवन xn wn तक लेके जा सकते हैं। और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे xn wn आएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं कि जितनी भी डायमेंशंस में आप उसे लेके जाएंगे उस हिसाब से बाउंड्री, चाहे वो प्लेन या हाइपर प्लेन या वो एक लाइन के साथ उसे प्लॉट करेगी। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि हम एक लीनियर हाइपोथेसिस जैसे था उस तरह की ये चीज़ है और इससे हम एक स्ट्रेट लाइन या प्लेन या हाइपर प्लेन बना सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे पास कितने इनपुट फीचर्स हैं। तो चूंकि हम बना सकते हैं तो इसलिए ये किसी भी लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम को बखूबी सॉल्व कर सकता है एक न्यूरॉन। अब अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो इस प्रॉब्लम के लिए सपोज़ मेरे न्यूरॉन ने ट्रेनिंग के बाद जो वेट्स गेट किए वो ये थे कि W1 की वैल्यू 1 थी, W2 की वैल्यू भी 1 थी और W0 की वैल्यू इस दफ़ा 1.5 की बजाय 0.5 ट्यून हुई। जब इन वेट्स के साथ मैंने वही प्रोसेस जो मैंने पिछली स्लाइड पर एक्सप्लेन किया है, जब वो मैंने रन किया कि सब की समेशंस कंप्यूट की और फिर उन्हें एक्टिवेशन फंक्शंस में पास किया और आउटपुट्स कंप्यूट की, तो आप ज़रा मैच करके देखें कि अब जो प्रेडिक्टेड आउटपुट्स हैं सेम वही हैं जो हमारे यहाँ पे डिज़ायर्ड या एक्चुअल आउटपुट्स रिक्वायर्ड है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये सेम आउटपुट्स हैं और हमारा जो न्यूरॉन है उसने इस प्रॉब्लम को भी क्लासीफाई कर दिया है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसके वेट्स में थोड़ी चेंज आई है
यानी जब वो ट्रेनिंग के फेज़ में से गुजरेगा तो अगर आप पिछली वाली प्रॉब्लम देंगे तो वेट्स उसके हिसाब से ट्यून होंगे, और अगर आप ये वाली प्रॉब्लम देंगे तो वेट्स इसके हिसाब से ट्यून होंगे। अलबत्ता प्रोग्राम वही रहेगा, उसमें चेंज कोई नहीं आएगी। सिर्फ लर्निंग या ट्रेनिंग के दौरान जो न्यूरॉन के वेट्स हैं, कनेक्शन वेट्स हैं, वो एडजस्ट होंगे उस हिसाब से, और आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम करेक्टली क्लासीफाई होना शुरू हो जाएगी। तो अगर पिछली प्रॉब्लम के वेट्स देखें तो यहाँ पे भी 1 था, ये सेम वही है, यहाँ भी 1 था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1.5 था, लेकिन इस प्रॉब्लम को क्लासीफाई करने के लिए ये वेट 0.5 पर ट्यून हो रहा है। तो बहरहाल ये आप दो एग्जांपल से कम ये देख सकते हैं कि एक न्यूरॉन बगैर प्रोग्राम में कोई चेंज किए दो तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। सिर्फ ट्रेनिंग के फेज़ में से उसे गुजरना होगा, कुछ लूप में से गुजरना होगा, और वो वेट्स इस तरह से अपने एडजस्ट करेगा कि वो एक नई प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। यानी अगर आप यहाँ पे आउटपुट चेंज कर रहे हैं तो फिर वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। यहाँ से हमने लर्न क्या किया या कंक्लूड क्या किया वो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि द डेटा सेट इन फर्स्ट एग्जांपल वाज डिराइव्ड फ्रॉम लॉजिकल एंड फंक्शन। अगर आप देखें तो वो एंड का फंक्शन था कि अगर हम सैम्पल्स को एंड करें तो क्या आउटपुट आती है, और जो अगर सेकंड डेटा सेट अगर आप देखें तो वो लॉजिकल और फंक्शन था। तो आपने देखा कि हमने फंक्शन को भी लर्न, हमारा जो न्यूरॉन है उसने बखूबी दोनों फंक्शंस को लर्न कर लिया से अपने वेट्स को उस हिसाब से ट्यून करके। तो both data sets are linearly separable, and we have shown that a single neuron is able to perfectly classify both functions. The only challenge is to find the appropriate values of the weights, because in example 1 the weights were as 1.5, and in example 2 the weights were as 0.5. So in next lecture we'll see how neural network can automatically learn these weights by iteratively running on the data set. तो ये वेट्स वो कैसे लर्न करता है, ये हमारे अगले लेक्चर का हिस्सा होगा जी। Okay, here you can see two possible configurations. Yes, there is no any difference between these two configurations except कि आप यहाँ पे जो बायस इनपुट है 1 भी ले सकते हैं, जैसे कि आप लीनियर रिग्रेशन में लेते रहे और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लेते रहे, जिसे आप x0 मैंने कहा था कि आप इंट्रोड्यूस कर दें, और यहाँ पे इसे -1 भी रख सकते हैं। तो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा अगर आप इसे यहाँ पे 1 करेंगे तो सपोज़ यहाँ पे जो वेट, सपोज़ यहाँ पे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जो वेट की वैल्यू है वो ट्यून होती है 1.5, याद रखें ये कि जस्ट एग्जांपल है। तो मैं जब -1.5 वेट यहाँ पे रखूँगा तो फिर वेट की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली ट्यून कर लेगा -1.5 पे, ताकि ज़रब खा के दोनों सूरतों में -1.5 ही आए। ठीक है जी, यानी सॉरी 1.5 ही आए। तो ये आप देख सकते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे -1 रखना चाह रहे हैं या 1। कुछ आप बुक्स देखेंगे या सोर्सेज देखेंगे वहाँ पे 1 यूज़ किया जा रहा होगा और कुछ में इसे -1 से लिखा जा रहा होगा। तो इट डजेंट मैटर जी, बोथ आर करेक्ट। here you can see an exercise कि आपके पास फ़र्ज़ करें ये डेटा सेट है जिसमें x1 फ़ीचर और x2 फ़ीचर दो ही हैं, लेकिन ये उनकी वैल्यूज़ हैं। तो आपने दो क्वेश्चंस हैं, आपने ये करने हैं, और आपके लिए यही एक एक्टिविटी भी है जो कि आपने हाथ से करके क्लास के अंदर जैसे ही मैं आपको अनाउंस करूं तो आपने उधर 2 मिनट के अंदर अंदर ये सबमिट करवा देनी है। आपने पहले से करके रखनी है, पहले से आपने उसकी स्नैप वगैरह लेके रखनी है। जैसे ही क्लास शुरू होगी आई विल अनाउंस और आप वहाँ पे इसे सबमिट करवाएंगे। आपने करना क्या है कि इन डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करना है, जो कि बड़ा आसान है। मतलब ये फ़र्ज़ करें पहला पॉइंट है 1.0 और दूसरा पॉइंट है 1.0, तो ये 1 है और ये 1 है, तो यहाँ पे तकरीबन ये जगह बनेगी। तो ये अगर 1 क्लास का पॉइंट है तो उसे इस तरह प्लॉट कर लें, और अगर एक पॉइंट है लेट से 9.4 और 6.4, तो ये -1 क्लास को बिलोंग करता है, तो 9.4 शायद कहीं यहाँ आ रहा होगा और 6.4 अप्रॉक्सीमेटली कहीं यहाँ आ रहा होगा। तो अगर मैं दोनों को देखूँ तो शायद कहीं इस जगह पे, ये चूँकि -1 क्लास है तो इसे मैं क्रॉस से प्लॉट कर देता हूँ, तो ये यहाँ प्लॉट होगा। तो इस तरह आप ये सारे डेटा पॉइंट्स प्लॉट करें, और आपने फाइंड करनी है एक डिसीजन बाउंड्री के लिए वेट्स। यानी फ़र्ज़ करें जब आप ये डेटा पॉइंट्स प्लॉट कर लें
तो ये पक्की बात है कि ये लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम है। तो जब ये लीनियरली सेपरेबल है तो फिर एक लाइन से बखूबी दोनों तरह के डेटा पॉइंट सेपरेट हो सकते होंगे। तो जब वो आप लाइन बना लें तो फिर उस लाइन को देखते हुए आप ये कैलकुलेट करें कि W0, W1 और W2 की क्या वैल्यू हो तो वो बाउंड्री बनेगी या वो लाइन बनेगी। तो ये आपने कैलकुलेट करना है। ये ऐसे ही है जैसे पिछले किसी एक लेक्चर में हमने लाइन की जो हम शायद लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखा था कि लाइन की या बाउंड्री से हमने पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे। तो आपने वो कैलकुलेट करने हैं। और फिर दूसरा काम आपने जो करना है कि अगर मैं W0 की वैल्यू ये रख दूँ, ये W0 है, और अगर मैं W1 की वैल्यू ये रख दूँ, और अगर मैं W2 की वैल्यू ये रख दूँ, या यस, या मे बी शायद ये W1 है। इसे ज़रा काइंडली क्रॉस चेक कर लीजिएगा जिससे इससे ये W2 है और शायद ये W0 है, आई बिलीव। तो बहरहाल अगर मैं ये पैरामीटर्स रखूं तो फिर डिसीजन बाउंड्री बनाऊं तो वो बाउंड्री लाइन कहाँ बनेगी। बेसिकली इसमें मैं दोनों तरह का क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि लाइन से पैरामीटर निकालने हैं और पैरामीटर से लाइन बनानी है आपने। ये दोनों काम आपने करने हैं। दिस इज़ एन एक्सरसाइज एज वेल एज अ क्लास पार्टिसिपेशन एक्टिविटी फॉर यू। और इसी का ही दूसरा पार्ट है, ये भी आपने अपनी उसी क्लास एक्टिविटी में साथ जमा करवाना है कि अगर डेटा सेट ये हो, अगर ये डेटा सेट हो तो कैन अ सिंगल न्यूरॉन क्लासीफाई दिस डेटा सेट और नॉट। ये आपने जवाब देना है कि क्या एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो इसे करेक्टली क्लासीफाई कर सकता है इस डेटा सेट को कि नहीं। अगर कर सकता है तो फिर आपने करके दिखाना है, और अगर नहीं कर सकता तो फिर आपने जवाब या उसकी वजह बतानी है कि क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं जी। आई होप कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये टॉपिक, और इंशाल्लाह ये अभी आगे कंटिन्यू रहेगा 2-3 लेक्चर्स में, क्योंकि इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने वाली। न्यूरल नेटवर्क एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है मशीन लर्निंग के अंदर। तो ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।